सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Welcome to my class, Inter 2, that is the grammar class once again, and let's move back to the lectures. Assalamu alaikum, Inter 2, welcome to my class, and as you know that it is a grammar class and we are doing common errors. Let's do the common error, that is number 52. Number 52. Number 52, is it? Have you opened your sunshines? वेल नंबर 52 पिछले लेक्चर में बेटे मैंने इससे पहले बी फॉर्म पे छोड़ दिया था, और उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाह रही थी कि आगे जो हम फर्दर काम करें वो हमारा हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, और वो एक साथ स्टार्ट हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट, ये रूल नोट कर लीजिए, मैं साथ साथ बताती हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। क्या लफ्ज मैंने बोला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में इत्तफाक होना, वर्ब को सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब होता ऐसा है कि सेंटेंसेस में समटाइम्स कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि बच्चों को डॉज करते हैं। अब वो फ्रेज कौन सा है? मसलन फ्रेज आ गई है नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। अब नन ऑफ द गर्ल्स, बच्चे डॉज कहाँ से होंगे? बच्चे डॉज यहाँ से होते हैं। नन ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स बच्चों को ये पता चलेगा, ये समझ में ये बात आएगी कि चूंकि ज्यादा लड़कियां हैं इसलिए हमने जो वर्ब है वो ज्यादा लड़कियों के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जैसे एक लड़की हो तो इस, और ज्यादा लड़कियां हों तो आर। लेकिन ये अगर आप सिर्फ इस नाउन को चेक करने की बजाय अगर आप इस पूरी फ्रेज को देखें, मसलन नन ऑफ द गर्ल्स, फ्रेज का मतलब है लड़कियों में से कोई एक भी नहीं। लड़कियां यानी ज्यादा लड़कियां और उन लड़कियों में से कोई एक भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिक्र ज्यादा लड़कियों का नहीं हो रहा, जिक्र हो रहा है एक लड़की का। गॉट इट? डू यू गेट माई वर्ड्स? ज्यादा लड़कियों को मेंशन नहीं किया जा रहा, एक लड़की को मेंशन किया जा रहा है। इस वजह से उस एक लड़की के, नन ऑफ द गर्ल्स, कोई एक लड़की के मुताबिक हमें आगे वर्ब यूज करना है। एक लड़की के लिए हैज यूज होता है, टिक हो गया। हमने तलाश करना है कि मिस्टेक कहाँ है। नन ऑफ द गर्ल्स, कोई एक लड़की भी नहीं। हैज डन देयर। अब ये देखें जरा, देयर। अब ये देयर किसके लिए यूज हुआ? अगर एक लड़की का जिक्र है तो यहां पे हर इस्तेमाल होना चाहिए था। देयर क्यों यूज किया? देयर तो उस सूरत में यूज होगा जब ज्यादा लड़कियां हों। नन ऑफ द गर्ल हैज डन देयर वर्क, इसका मतलब है ये वर्ब ठीक था, इस वर्ब में इस प्रोनाउन में मिस्टेक है। देयर, देयर प्रोनाउन है, इस वर्ब यहां पे ठीक था, यहां पे प्रोनाउन में मिस्टेक है। नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क। वर्ब समझते हो ना? वर्ब एक्शन को कहते हैं। और एक बात बताती चलूं, मसलन ही इज वर्किंग या ही वर्क्स या दे वर्क, ठीक है, ये एक्शन है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जैसे ही प्रोनाउन है,
या दे प्रोनाउन है, दे की बजाय देयर करेंगे तब भी प्रोनाउन है, देम करेंगे तब भी प्रोनाउन है। ये मैं आपको तमाम केसेस पढ़ा चुकी हूँ पीछे। लिहाजा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यहाँ हमारा वर्ब ठीक था। हाँ, मैं बात करने जा रही थी कि एक्चुअली वर्ब जो है वर्ब है, एक्शन है। तो बच्चों के जहन में ये सवाल उठ सकता है कि मैम इसको भी वर्ब कह रही हैं, तो इसमें तो एक्शन नहीं है। वर्ब तो वो होता है जिसमें एक्शन होता है। अब ये वर्ब किस तरह से है बेटे, जहां पे असल वर्ब मौजूद ना हो, यानी एक्शन वर्ड मौजूद ना हो, तो वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो ही असल वर्ब का किरदार अदा करता है और उसे ही हम वर्ब का नाम दे देते हैं। गॉट इट? वेल, तो मैं एक दफा फिर रिवाइज करती चलूं बेटे। ग्रामर जो रूल्स हैं, चूंकि ग्रामर को स्वॉलो करना बहुत ज्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई माय स्पीड इज वेरी स्लो। वंस अगेन आई एम टू रिपीट इज दैट वी आर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, and in the topic subject verb agreement, the thing is this, the point is this, that we should use the verb according to the subject. Sometimes it happens that phrases are dodging phrases, so students develop a misunderstanding. Suppose the phrase is none of the girls, girls, here the noun is in a plural form, so students can get the misunderstanding that the verb will also used for a plural form. But actually, if we translate the phrase means not even a single girl among all girls. Fine. So for a single girl, we are to use the verb and pronoun. So when we sorted out the sentence, we got a problem not in the verb but in the pronoun. None of the girls has done her work. Got it? Clear? Well, let's move to the next sentence. Either of the two boys is learning their lesson. Either of the two boys. Once again you can see boys की वजह से dodge नहीं होना. Either of, ये जब of आ रहा है तो ये phrase जो है वो आगे बता रही है कि singular कर रही है. Either of the two boys, दो लड़कों में से कोई एक. Either of the two boys, दो लड़कों में से कोई एक is learning. अब एक के लिए is ठीक हो गया. is learning their जो है यहाँ प्रॉब्लम है. बॉय था तो his is learning his lesson. मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ऊपर मैंने सारा मेथड क्लियर कर दिया. Any one of these boys, अगेन बेटे वही रूल आ गया. Any one of these boys, कोई एक लड़का. boys प्लूरल, लेकिन मीनिंग पूरी फ्रेज का क्या निकलेगा, लड़कों में से कोई एक भी नहीं. is reading his book. तो यहां तमाम प्रॉब्लम जो है वो प्रोनाउंस में आ रही है, उसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उनमें आ रही है. एवरीबॉडी, ये हमारा सब्जेक्ट फ्रेज बन गई. एवरीबॉडी इज, यहां फिर ठीक है, हर कोई इज डूइंग, फिर यहां प्रॉब्लम आ गई. is doing, everybody is doing his duty. Got it? ठीक है. तो अगेन बात कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में, जिसके मुताबिक हमने देखा कि वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए. डॉजिंग फ्रेजेस में आपने मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी कि अगर नाउन प्लूरल में है तो शायद हमारा वर्ब जो है वो भी प्लूरल में ही जाएगा. ऐसा नहीं है. ठीक है, चलें, एक रूल आपका क्लियर हो गया. अगले रूल की तरफ चलते हैं. अब मैं साथ साथ ही सेंटेंस लिख देती हूँ. सेंटेंस नंबर बेटे ये आ रहा है, ईच ऑफ अस हैज पेड देयर ड्यूज. लिख देती हूँ, लिखे बगैर जा रहा नहीं है. ईच ऑफ अस हैज पेड देयर ड्यूज.
अब यहां पे देखिए आप, each of us has paid their, I'm really sorry, I think there is a joke, each of us has paid their dues. well, आप ये देखिए, सबसे पहले तो एक पीछे वाली रीइंफोर्समेंट करवा दूं. ईच अदर कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है बताएं, और वन एंड अदर कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. आईकॉम जल्दी से रीइंफोर्स करें इसे. ईच अदर और वन एंड अदर. ईच अदर का क्या मतलब है, जब हमने दो लोगों का जिक्र करना हो, दो लोग, दो लोगों का जिक्र करना हो तो ईच अदर. देखें यहां पे डॉज आ गया. यहाँ ये वन एंड अदर जो है ना बच्चे, यहां समझते हैं कि ये दो लोगों का जिक्र है, जबकि वन एंड अदर क्या है, मोर देन टू. वन एंड अदर क्या है, मोर देन टू. और ईच अदर क्या है, फॉर टू. यहां पे है ईच ऑफ अस, हम में से हर एक. ये हमारी फ्रेज बनी, हम में से हर एक. अब एक के लिए तो हैज ही होगा, ज्यादा के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं या आई और वी के लिए. ओके, ईच ऑफ अस, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैज पेड, यहां आ गई देयर. ईच ऑफ अस हैज पेड हिज ड्यूज. ईच ऑफ अस हैज पेड हिज ड्यूज. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग लाइव इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लिहाजा आपकी तरफ से ही जो क्वेश्चंस अमूमन पॉसिबिलिटी होती है कि आप राइज करेंगे, मैं उसको खुद ही राइज करती हूँ आपके लिए, आपकी तरफ से. आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ईच ऑफ अस हैज पेड, ये तो ठीक हो गया, यहाँ पे आपने हिज क्यों यूज किया. हाउ दैट इज श्योर कि लड़का ही है, जेंडर जो है आपको कैसे श्योर हुई. आपने यहाँ पे हर क्यों नहीं इस्तेमाल किया. जी, आप में से मैं बहुत दफा इस बात का जवाब दे चुकी हूं. अब आप बताइए क्या आंसर है इसका. जी, सीरत आप बताएं बेटे. सीरत, जवेरिया, सना, आयशा, कोई आंसर करे इस चीज का. शफक बेटे जल्दी से बोलें क्या आंसर है. आईकॉम, IFSC, सबसे मैं मुखातिब हूं. आई एम गिविंग यू अ लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट दैट. वेल, मैंने बताया कि जब आपको जेंडर क्लियर नहीं होती, आपको नहीं पता चलता कि मेल का जिक्र है या फीमेल का जिक्र है, मैन का जिक्र है या वुमेन का जिक्र है, तो इंग्लिश ग्रामर हमें ये रूल देती है कि इफ द जेंडर इज नॉट क्लियर यू आर टू यूज अ मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मर्द या औरत का जिक्र है तो आप मर्द का जिक्र करेंगे. इस वजह से ईच ऑफ अस हैज पेड हिज ड्यूज. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर. द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद, ये मैं नहीं लिख रही हूं, देखो उसने जिक्र किया द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर. जिक्र दो लड़कियों का है तो वन अनदर आना चाहिए या ईच अदर आना चाहिए. मैंने अभी क्या बताया, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर ज्यादा के लिए. वो दो लड़कियों का जिक्र कर रहा है और कह रहा है वन अनदर. ठीक है, तो मिस्टेक यहीं पे है. हमें करना है द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर. The jury was divided in its verdict. The jury were united in their opinion. ठीक है, ये मैं लिखती हूं, ये जरा प्लीज समझ लीजिए. ये बिल्कुल चेंज, एक पॉइंट आ गया. लिखवाइए जरा सेंटेंस. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन its verdict. Next sentence क्या है? The jury was united in their opinion. The jury was united. अब बच्चे लिखवाएं जरा क्या है. The jury was united in their opinion. In their opinion. ठीक हो गया. चलो,
सबसे पहले सेंटेंस को समझ लीजिए. ज्यूरी, होपफुली यू नो दैट, अ ग्रुप ऑफ जजेस. ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ जजेस. दोनों सेंटेंसेस में ज्यूरी का जिक्र आया है, यानी एक ग्रुप का जिक्र आया है. फर्क कहाँ होगा कि जब जजेस का पूरा ग्रुप एक बात के, एक पॉइंट के बारे में फैसला दे दे. जैसे हम वोट कर लेते हैं कि कॉलेजेस 18 को खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए. हम यहाँ पे 6 जजेस हैं, ये 6 की ज्यूरी बैठी हुई है. हम सब कहते हैं यस, ठीक है. तो हम सब की ओपिनियन डिफरेंट कंसीडर नहीं होगी. हम पूरा जो ग्रुप है वो 1 कंसीडर होगा, ठीक है. अब जब 1 है तो आप को पीछे जो मैं बता रही हूं कि वर्ब भी 1 के मुताबिक ही आएगा और प्रोनाउन भी 1 के मुताबिक ही आएगा. जैसे द ज्यूरी वाज यूनाइटेड, यानी कि जो ज्यूरी है वो सारी मुत्तफिक थी. किसमें? इन देयर ओपिनियन. अब मुझे ये बताएं, जब पूरी ज्यूरी एक है तो फिर द ज्यूरी वाज यूनाइटेड इन, यहां क्या आना चाहिए? इन इट्स ओपिनियन, ठीक है. सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर ही यूज करेंगे. द ज्यूरी वाज यूनाइटेड, पूरी ज्यूरी जो है वो इकट्ठी थी अपनी राय में, तो प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे. अब फर्ज करेंगे हम 6 की ज्यूरी है और जब बात आती है कि ईदर द कॉलेजेस शुड बी ओपन्ड ऑन 18 और नॉट, तो हम में से 3 कहते हैं यस और 3 कहते हैं नो. अब दो हिस्सों में हम डिवाइड हो गए, तो अब ओपिनियंस जो हैं वो कितनी होंगी? 2. अब ओपिनियंस कितनी होंगी? 2. तो हम वर्ब को और प्रोनाउन को 2 के मुताबिक यानी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे. द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट. अब देखें ये ज्यूरी जो है ना, ये 2 ग्रुप्स में है, 1+1. तो अब द ज्यूरी 1+1 के लिए तो वाज नहीं लग सकता. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन, यहां पे भी इट्स नहीं आएगा, इन देयर वर्डिक्ट. ठीक हो गया? गॉट इट? हैव यू क्लियर्ड दैट? क्या है पॉइंट? कि अगर तमाम ज्यूरी इकट्ठी एक फैसले पे हो तो वो कंसीडर होगी एक, और अगर ज्यूरी डिवाइड हो जाए तो वो 2 ओपिनियन कंसीडर होंगी. अच्छा जी, अगला जो पॉइंट आ रहा है ना बेटे हमारे पास, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, जो कि जिसको हम कहेंगे क्या है ये सब्जेक्ट, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन का केस आ रहा है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसको किस तरह से करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लेके चलूंगी. एक पैराग्राफ बेटे मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, तो ये जरा सुन लीजिए. मैं रीड कर देती हूँ. आपको पता है एज यूजुअल मैं पेजेस नहीं बोलती क्योंकि आप सबके पास एडिशंस चेंज होते हैं. अलबत्ता मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पैराग्राफ है, रिश्वत सितानी और बदउनवानी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है. इनका ताल्लुक किसी एक इदारे या मुआशरे के किसी महसूस हिस्से से नहीं, बल्कि ये तो हर महकमे और हर इदारे का लाजमी जुज़ नज़र आती है. जिंदगी अब कतन सादा नहीं रही. दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकल में अपने रास्ते से भटक गया है. जो लोग अपने वसाइल के अंदर रहकर जिंदगी नहीं गुजारते और रातों रात दौलतमंद बन जाने के ख्वाब देखते हैं, बहुत जल्द रिश्वत सितानी और बदउनवानी का शिकार हो जाते हैं. रिश्वत सितानी क्या मतलब है इसका? ब्राइबरी, रिश्वत लेना, ब्राइबरी एंड करप्शन हैव. अब देखो ब्राइबरी एंड करप्शन 2 चीजें हैं, तो 2 के लिए हैज यूज होगा या हैव. यस, हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी.
ان کا تعلق کسی ایک ادارے یعنی وہ جو لوگ جو رشوت لیتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے تو اس کے لیے دے یوز ہوگا. دے آر ناٹ لنکڈ ٹو, لنک کے ساتھ کون سی پریپوزیشن وہ یوز کر رہے ہیں, ٹو کی. دے آر ناٹ لنکڈ ٹو این انسٹیٹیوشن اور اے پرٹیکولر سیکشن آف سوسائٹی, بلکہ یہ تو ہر محکمے اور ادارے کا لازمی جز نظر آتی ہے. لازمی جز کیا انگلش ہوگی اس کی؟ وائٹل پارٹ, بنیادی حصہ. Rather, they seem to be a vital part of every department and institution. زندگی اب قطعاً سادہ نہیں رہی. قطعاً یعنی مکمل طور پر, absolutely. Life is not quite simple now. درمیانہ طبقہ دولت مندوں کی نقل میں اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے. جی راستے سے بھٹکنا کیا ہوتا ہے؟ راستے سے بھٹکنا, ایسٹرے کر جانا, ایسٹرے بھٹک جانا, راستے سے بھٹک جانا, ایسٹرے. تو کیا ہوگا؟ the middle class in following the rich has gone astray. جو لوگ اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزارتے. those who, یہ جو those اور who ہے نا, اس کے اوپر ذرا سرکل لگا لیجئے. یہ کیس ہے ریلیٹیو پروناؤن کا, جو کہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو الیبوریٹ کرنے جا رہی ہوں. اب یہ دیکھیں یہی ڈیفرنس ہے کہ جب ہم پیراگرافز پڑھتے ہیں یہاں پہ ایچ رول الیبوریٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے بورڈ نے پریسکرائب کیا ہے آپ کے لیے ایک الگ سے کوسچن جس میں آپ ان چھوٹے چھوٹے کیسز کے بارے میں پڑھیں, اور جب آپ کمپوزیشن کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کمپوز کیسے کرنا ہے. یہ ریلیٹیو پروناؤن کا کیس ہے, اس کو انسرکل کر لو. نیکسٹ لیکچر میں ریلیٹیو پروناؤن کروانے جا رہی ہوں. دوز ہو ڈو ناٹ لیو ود ان دیئر ریسورسز اینڈ ڈیزائر ٹو بیکم رچ اوور نائٹ. اوور نائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوور نائٹ کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات. سون فال وکٹم ٹو, انڈر لائن کر لیجئے, وکٹم ٹو, آئی فال وکٹم ٹو بیڈ ہیبٹس. وکٹم ٹو کا مطلب ہوتا ہے شکار ہو جانا, اور وکٹم کے ساتھ ہمیشہ ٹو کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. when I was handling with prepositional cases, I told you that there are only two chances to improve your preposition. Number one, either you should learn that. Number two, you should have a lot of reading. And being your teacher, I also told you that having a lot of reading, that is little difficult for you. I wish that you should do that, but for the majority I am to predict, because you are my students. So what the solution I told you, that you should learn that by heart. So victim 2, bribery and corruption. So bribery and corruption have become a part of our society. They are not linked to an institution or a particular section of society. Rather, they seem to be a vital part of every department and institution. Life is not quite simple now. The middle class, in following the rich, has gone astray. Those who do not live within their resources and desire to become rich overnight soon fall victim to bribery and corruption. یہاں پہ میں اپنا لیکچر ختم کر رہی ہوں. آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور گرامر کو ساتھ ساتھ پک کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.